नए साल के दिन ये पहली रात मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। मेरी आंखें उस भव्य दृश्य को देखकर पत्थर सी हो गई थी। वह लड़की जिसे कुछ देर पहले मैं बड़ी खुशी खुशी अपने घर लाया था, इस समय मेरे बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उसकी हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोना चाहती हो, फूट फूट कर रोना चाहती हो, लेकिन उसकी सिसकियां उसके अंदर ही कहीं दम तोड़ चुकी थी। जिंदा होते हुए भी उसका हाल किसी मुर्दे जैसा था। मैंने इस लड़की के साथ इस रात का मजा दुगना करने के लिए पी रखी थी। मैं अभी भी नशे में डूबा हुआ था, लेकिन उस लड़की की हालत ने मुझे होश में आने पर मजबूर कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक जवान लड़की को इस हालत में देखूंगा। पता नहीं किस दरिंदे ने उसके साथ ऐसा सलूक किया था कि उसका पूरा शरीर मेरा नाम प्रकाश था और मैं एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करता था। ना तो पैसे की कोई कमी थी और ना ही कोई दूसरा मसला, लेकिन मेरी पत्नी सोनम ही मेरे लिए सबसे बड़ा मसला बन चुकी थी। हमेशा की तरह नए साल वाले दिन भी वह लड़ झगड़ कर अपने मायके चली गई थी। उसकी हमेशा से यही आदत थी कि जब भी हमारा किसी बात पर झगड़ा होता तो वह अपने सामान उठाकर अपने पिता के घर चली जाती। उसे लाख मनाने की कोशिश करता, समझाता, रोकने की कोशिश करता, लेकिन उसका मिजाज ठंडा नहीं पड़ता। इसी वजह से नए साल के पहले दिन ही उसने झगड़ा किया और घर से निकलने लगी तो मैंने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मैं भी रोज रोज के इस झगड़े से तंग आ चुका था और अब मुझे थोड़े समय की शांति की तलाश थी। सोनम को लगा था कि शायद नए साल का दिन है तो मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब उसने देखा कि मैं उसे नहीं रोक रहा हूं तो वह और भी गुस्से में घर का दरवाजा बंद करके बाहर चली गई और मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि इस बार मैं उसके बिना परेशान होने वाला नहीं था, बल्कि मैं सोच लिया था कि मैं उसकी गैर मौजूदगी का आनंद लूंगा। हर बार की तरह वह शांति से अपने पिता के घर जाकर बैठ जाया करती थी और मैं सारे समय या तो उसकी मिन्नतें करता या फिर उसके मायके के चक्कर लगाता, लेकिन वह अपनी जगह से हिलती नहीं थी। इसलिए मैंने इस बार तय कर लिया था कि मैं उसे उसकी हालत पर छोड़ दूंगा और खुद किसी और तरीके से अपनी खुशियों को पूरा करूंगा। जैसे ही सोनम घर से निकली, मैंने तुरंत तैयारी की, गाड़ी की चाबी उठाई और गुनगुनाते हुए मीना बेगम की हवेली की ओर निकल पड़ा। मैं जानता था कि मेरी सारी खुशियां उसी दर से पूरी होगी और वहीं जाकर मुझे वह शांति के पल मिलेंगे जिसकी मुझे चाहत थी। जब मीना बेगम ने मुझे नए साल के दिन सुबह सुबह अपनी हवेली पर देखा तो मुस्कुराते हुए कहने लगी, वाह क्या बात है प्रकाश, तुम तो बड़े कमाल के आदमी हो जो नए साल के दिन भी अपनी पत्नी को छोड़कर मीना बेगम की हवेली को रौनक देने आ गए हो। मीना बेगम की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और कहा, हाँ, शांति की तलाश मुझे यहाँ तक ले आती है और आज भी उसी के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर मीना बेगम कहने लगी, तो फिर तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। नई बहुत ही जवान और खूबसूरत लड़की आई है और मैं उसे बहुत कम पैसों में कुछ समय के लिए तुम्हारे हवाले कर सकती हूँ, क्योंकि वो यहाँ नई है और डरपोक भी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम शरीफ आदमी हो, उसके साथ कुछ गलत नहीं करोगे। उस बेचारी के साथ बहुत खराब हादसा हुआ है, हो सके तो उसकी दिलजोई कर देना। नई और जवान लड़की के बारे में सुनकर मैं खुश हो गया और फिर मीना बेगम ने दाम भी बहुत कम बताया था। सिर्फ 500 रुपए में वह मुझे पूरी रात के लिए उस लड़की को सौंपने को तैयार हो गई थी, जबकि आमतौर पर कीमत 10,000 रुपए से शुरू होती थी। मैंने तुरंत हामी भर दी। मीना बेगम ने उस लड़की को बुलवाया जिसका नाम हीना था। वह छोटे छोटे कदम उठाती हुई मीना बेगम के करीब आई तो मैं उसे देखकर पलके झपकना भूल गया। बहुत खूबसूरत और जवानी उस पर टूट कर बरसी थी और मैं उसे देखकर मंत्रमुग्ध रह गया था। मैंने आज तक इतना सुंदर चेहरा और ऐसा बेमिसाल हुस्न नहीं देखा था। मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था कि सिर्फ 500 रुपए के बदले नए साल की पहली रात मुझे इस हसीना के साथ बिताने का मौका मिलने वाला था। मुझे लग रहा था कि जैसे ये रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात बनने वाली है। मेरी पत्नी सोनम भी काफी खूबसूरत थी, लेकिन उसकी जुबान की तलखी ने उसकी खूबसूरती को दबा दिया था। अब मुझे उसमें कोई अच्छाई नजर नहीं आती थी, लेकिन हीना को देखकर मैं बिल्कुल खो गया था। मैंने जल्दी से मीना बेगम को 500 रुपए थमा दिए ताकि कहीं
उनका इरादा बदल ना जाए और उनसे वादा कर लिया कि एक रात गुजार कर मैं अगली सुबह खुद ही हिना को उनकी हवेली ले आऊंगा। मीना बेगम से इजाजत लेकर मैं हिना का हाथ थामे हवेली से बाहर निकल आया और खुशी खुशी सोच रहा था कि सोनम को तो खबर भी नहीं होगी कि मैं उसके पीछे कैसी अय्याशी कर रहा हूँ, लेकिन कहते हैं कि सच छुपाए नहीं छुपता और एक ना एक दिन खुल ही जाता है। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मेरा ये सच खुल जाएगा। हिना को लेकर मैं सीधा अपने घर पहुंचा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ये पहली बार था जब मैं किसी गैर औरत को तन्हाई में अपने घर की दहलीज तक लाया था। मेरी नीयत में खोट था, इसलिए मेरे माथे पर बार बार पसीना आ रहा था। आखिरकार मैं अपनी पत्नी से धोखा करने जा रहा था और उसकी जगह एक बाजारी औरत को देने वाला था। मैं हिना को साथ अपने बेडरूम ले आया और उसे बिस्तर पर बिठा दिया। वह बहुत ही खूबसूरत थी और मैं उसका हाथ पकड़कर उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। हिना बहुत ही गुमसुम बैठी थी, ना कुछ बोल रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे ना कुछ सुन रही हो। मुझे लगा शायद वह अभी नई है इसलिए शर्मा रही है और झिझक रही है। मैंने प्यार से उसे अपने करीब किया, फिर धीरे धीरे जैसे ही मैंने उसे अपने बिस्तर पर लिटाकर उसके लिबास को उसके तन से जुदा किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी हालत देखकर मैं सांस लेना भूल गया था। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद वह मर चुकी हो, लेकिन नहीं, वह जिंदा थी। वह सांस ले रही थी, वह पलकें झपका रही थी, लेकिन उन पलकों के नीचे मौजूद आंखों में मुझे जिंदगी की कोई रौनक नहीं दिखाई नहीं दी। मैंने हकलाते हुए उससे पूछा, तुम्हारा ऐसा हाल किसने किया है? तुम्हें क्या हुआ है? उसने वीरान आंखों से मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे से बोली, एक दरिंदे ने। उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहन पैदा कर दी। मैं खामोशी से उसके अस्तित्व को देख रहा था, जहां मौजूद निशान उसके शब्दों की गवाही दे रहे थे। पल भर में ही मेरा इरादा और मेरी खुशियां बदल गई और मैं उसे छोड़कर कुछ कदम पीछे हट गया था। वह अजीब से अंदाज में कहने लगी, साहब क्या बात है? आप मुझे यहाँ जिस मकसद के लिए लाए हैं, क्या उसे पूरा नहीं करेंगे? उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदगी से बिस्तर पर पड़ी चादर उसके अस्तित्व पर डाल दी और कहा, नहीं, मैं सिर्फ यह जानना चाहूंगा कि वह कौन सा दरिंदा था जिसने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया है। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने मुझे जो कहानी सुनाई उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई कि किस तरह से वह एक दरिंदे तक पहुंची थी और उस दरिंदे ने उसके साथ क्या क्या किया था। हिना की तरफ देखकर मुझे बार बार अपनी पत्नी का ख्याल आ रहा था। उसके चेहरे पर भी बिल्कुल ऐसी ही सादगी थी जैसी हिना के चेहरे पर थी। सोनम भी तो घर से अकेली ही निकली थी और मैंने उसे रोका भी नहीं था, बल्कि उसके जाने पर खुशी मनाई थी। पल भर में मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अगर ऐसा ही कोई दरिंदा उससे टकरा गया तो ये सोचकर मुझे हैरत होने लगी कि पता नहीं वह अपने घर पहुंची थी या नहीं। मैंने अब तक उसकी खैर खबर भी नहीं ली थी। वह कहाँ थी मुझे पता नहीं था। मैंने हिना से कहा, उठकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें वापस छोड़ आता हूँ। मेरी बात सुनकर वह खड़ी हो गई और कहने लगी, साहब पैसे पूरे देना वरना मीना बेगम मुझे बहुत मारेगी। मैंने उसकी उम्मीद से ज्यादा पैसे उसे पकड़ाए। मैंने महसूस किया कि मैं सोनम से कितना प्यार करता हूँ और ये एहसास मुझे हिना से मिलने के बाद हुआ। मेरी और सोनम की पसंद से शादी हुई थी, लेकिन कभी कभी शादी से पहले जो व्यक्ति हमें बहुत खूबसूरत और आकर्षक लगता है, शादी के बाद उसी की कमियां और गलतियां हमसे बर्दाश्त नहीं होती। मेरे और सोनम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सोनम को हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने की आदत थी और उसकी इसी आदत ने हमारे घर के माहौल को बुरी तरह खराब कर रखा था। वह किसी मामूली सी बात पर भी राय का पहाड़ बनाती और इतना झगड़ा करती कि मैं परेशान हो जाता। शादी के पहले ही महीने से हमारे बीच एक अजीब सी जंग शुरू हो गई थी, जिसकी शुरुआत हमेशा सोनम की तरफ से होती और अंत मेरी तरफ से। मैं चाहता था कि जब थका हारा दफ्तर से घर लौटूं तो मुझे घर पर चैन और पत्नी का साथ मिले, लेकिन सोनम से शादी के बाद ना तो घर का चैन मेरे नसीब में आया और ना ही पत्नी का साथ।
मेरे घर में कदम रखते ही वह किसी न किसी बात पर हंगामा खड़ा कर देती और उसकी इसी आदत ने मुझे गलत रास्ते का मुसाफिर बना दिया था। मैं घर से भागने लगा था और सोनम से ज्यादा वक्त अपने दोस्तों में बिताने लगा था, क्योंकि मैं जानता था कि घर जाकर सिवाय लड़ाई झगड़े के और कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मेरे दोस्त हितेश ने कुछ ही दिनों में जान लिया कि मैं अपनी महबूबा पत्नी सोनम से कितना परेशान हो चुका हूँ। पहले तो वह बहुत हैरान हुआ कि जिस लड़की को पाने के लिए मैंने सारी दुनिया से लड़ाई की थी, मैं कैसे शादी के दूसरे ही महीने उस लड़की से इतना उब सकता हूँ। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि सोनम का व्यवहार कैसा है तो वह हंसा और कहने लगा, पहले इश्क ने आंखों पर पट्टी बांध दी थी, क्या जो अब सच्चाई नजर आ रही है। हितेश की बात पर मैं शर्मिंदा हो गया, क्योंकि सच में मैं और सोनम शादी से पहले 2 साल तक एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। उन दोनों सालों में मैंने कभी सोनम का ये रूप नहीं देखा था और ना ही हमारा कोई झगड़ा हुआ था। लेकिन पता नहीं क्यों शादी के बाद सोनम अचानक पूरी तरह बदल गई थी। हितेश कहने लगा, चल प्रकाश, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तुझे सिर्फ शांति ही शांति मिलेगी, कोई तुझसे झगड़ा करने वाला नहीं होगा और तेरी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हितेश की बात पर मैंने हंसकर कहा, क्या तू मुझे जन्नत में ले जाने वाला है, क्योंकि जीते जी अब मुझे शांति मिलने वाली नहीं है। मेरी बात सुनकर हितेश जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, मैं तुझे जन्नत में नहीं बल्कि मीना बेगम की हवेली ले जा रहा हूँ। वहां जाकर तू अपने सारे गम भूल जाएगा। मेरे लिए ये नाम बिल्कुल नया था। इससे पहले कभी हितेश ने किसी मीना बेगम का जिक्र नहीं किया था और ना ही उसकी कोई ऐसी रिश्तेदारी थी। मैंने हैरानी से पूछा, ये मीना बेगम कौन है? तो उसने तुरंत ही अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं समझ गया था कि वह ये बात अपनी पत्नी से छिपाकर कह रहा है। मुझे तुरंत ही हंसी आ गई। हम दोनों एक ही नाव के मुसाफिर थे। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर से बाहर ले आया और कहने लगा, ऐसी बातें जोर से नहीं करते, दीवारों के भी कान होते हैं। चल तू मेरे साथ, देखना वहां जाकर सोनम के दिए सारे दुख भूल जाएगा। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन हितेश के आगे मेरी कहाँ चलती थी। वह मेरा जिगरी दोस्त था और एक बार जो कह देता उससे पीछे नहीं हटता। यही सोचकर मैं उसके साथ चल पड़ा कि शायद मीना बेगम कोई नेक और भली औरत होगी और वहां जाकर मुझे शांति मिल जाएगी। करीब आधे घंटे बाद मैं और हितेश एक बड़ी सी हवेली के अंदर दाखिल हो रहे थे, जिसकी शान और शौकत देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने धीरे से उससे पूछा, अब तो बता, ये मीना कौन है? हितेश ने कहा, अंदर जाकर खुद ही देख लेना। और जैसे ही मैं उस हवेली के अंदर दाखिल हुआ, मेरी जान ही निकल गई। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। एक तरफ तबले की थाप थी तो दूसरी तरफ घुंघरू की झनकार। जवान और खूबसूरत लड़कियां महफिल की जान बनी हुई थी। उनमें से कुछ आस-पास बैठे मर्दों से पैसे वसूल कर रही थी। मैंने हितेश का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, यहाँ से वापस चल, मैं एक शरीफ घराने का आदमी हूँ और आज तक ऐसी जगह पर कभी नहीं आया हूँ। मेरी बात सुनकर हितेश हंसते हुए कहने लगा, यहाँ सब शरीफ घराने के ही मर्द आते हैं, क्योंकि हमारी पत्नियां हमें सिवाय परेशानी के कुछ नहीं दे सकती। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती हैं और हमें खुद से दूर कर देती हैं। तेरी भाभी का भी यही हाल है। उसी के रवैये ने मुझे मजबूर किया कि मैं मीना बेगम की हवेली के रास्ते पर चल पड़ूं। हितेश ने जबरदस्ती मुझे थोड़ी सी पिलाई। मैंने जिंदगी में पहली बार पी थी। थोड़ी सी पीने पर मुझे पूरी तरह मदहोश कर दिया और उसके बाद सही और गलत की परवाह किए बिना मैं हितेश के साथ उन जवान और खूबसूरत लड़कियों के नृत्य को देखने लगा। पहली बार मुझे पता चला कि चैन और शांति क्या होती है। उस दिन के बाद से मैंने
सोनम से झगड़ना भी छोड़ दिया। जब भी मेरा मन करता मैं उठकर मीना बेगम की हवेली पहुंच जाता। वहां पर जाकर मैं सोनम और उसकी मोहब्बत को भुलाकर आराम से कुछ वक्त बिताता। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मैं अपनी बीवी से दूर होता जा रहा था। सोनम ये महसूस कर रही थी कि मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूँ। अब तो हमारे झगड़ों में भी पहले जैसी तीव्रता नहीं रही थी, क्योंकि मैं घर पर बहुत ही कम समय बिताने लगा था। सोनम को अब मुझसे एक नई शिकायत हो गई थी कि मैं उसे समय नहीं देता और ना जाने कहाँ कहाँ समय बिताकर लौटता हूँ। नए साल की पहली रात पर भी मैं हितेश के साथ मीना बेगम की हवेली में था। जब सुबह के करीब घर पहुंचा तो सोनम का व्यवहार पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसने मुझसे झगड़ा शुरू कर दिया। उसे मेरे साथ बाजार जाना था, लेकिन मैं मुंह फेर कर सो गया। जब मैं सोकर उठा तो उसका मूड पूरी तरह खराब हो चुका था और उसने नए सिरे से झगड़ना शुरू कर दिया। अब मुझसे भी सहन नहीं हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि वह अपना सामान उठाकर चली गई। मैंने उसे रोकने की बजाय जाने दिया, क्योंकि मैं नए साल के ये 3 दिन शांति से बिताना चाहता था। उसके जाते ही मैं तुरंत मीना बेगम के पास पहुंच गया। मीना बेगम ने मुझे कोई लड़की देने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, क्योंकि मैं लंबे समय से उनकी हवेली के चक्कर लगा रहा था। वह जानती थी कि अब मैं उनकी हवेली की हसीनाओं के दीदार के बिना नहीं रह सकता। जो उन लड़कियों को देखे बिना मेरा गुजारा मुमकिन नहीं रहा था। मैं सोनम और उसकी मोहब्बत को पूरी तरह भूल चुका था। जब मीना बेगम ने मेरे सामने हिना को पेश किया और सिर्फ 500 रुपए के बदले उसे मेरी मिल्कियत में देने की बात की तो मैंने खुशी खुशी उसे अपने साथ घर ले आया। मैंने सोचा था कि उसके साथ खूबसूरत पल बिताऊंगा और सोनम की कमी को महसूस करने के बजाय अपनी जिंदगी की खूबसूरती का अनुभव करूंगा। लेकिन जब मैंने हिना को बिस्तर पर लिटाया और अपने जज्बात को पूरा करने की कोशिश की तो उसके वजूद को देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक लड़की के साथ इतनी हैवानियत भी हो सकती है। थोड़ी देर पहले ही मैंने पिया था, लेकिन अब उसका असर पूरी तरह खत्म हो चुका था। मेरे पूछने पर हिना ने मुझे बताया कि उसके साथ ये सब किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने बाप ने किया है। वह एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। उसका बाप एक शराबी था और उसकी माँ से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता था। शुरू से ही उनके घर के हालात बहुत खराब थे। जब माँ और बाप के झगड़े हद से ज्यादा बढ़ गए तो उसकी माँ घर छोड़कर चली गई, लेकिन वह हिना को यह सोचकर अपने साथ नहीं ले गई कि हिना की खातिर उसका पति उसे मारने के लिए आ गया। हिना की माँ अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसे ये यकीन था कि उसका पति किसी भी हालत में उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन हिना के बाप ने उसकी माँ की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर अपने पीने के खर्च पूरे करने के लिए हिना को एक आदमी के हाथों बेच दिया था। उस आदमी ने हिना के लिए पूरे 2 लाख रुपए उसके बाप को दिए थे। हिना एक सीधी और भोली भाली लड़की थी। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह आदमी हिना को अपने साथ दूसरे शहर ले आया और यहाँ आकर सबसे पहले उसने हिना को अपना शिकार बनाया। इसके बाद उसने उसे एक कोठे पर बेच दिया, जहाँ उसका पहले ही ग्राहक एक दरिंदा साबित हुआ। हिना ने बहुत चीख पुकार की, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। सिर्फ 2000 रुपए के बदले उस रात एक दरिंदे ने उसके पूरे अस्तित्व को नोच डाला। हिना के वजूद का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जहां घाव के निशान नहीं हो। घाव इतने गहरे थे कि इन्हें देखकर रूह कांप जाती थी। हिना ने बताया कि उस दरिंदे का शिकार बनने के बाद उसे आजादी मिल गई, क्योंकि इसके बाद कोई भी उसको खरीदने का इच्छुक नहीं रहा। उसे उस कोठे से निकालकर मीना बेगम की हवेली भेज दिया गया, ताकि उसे नृत्य की महफिलों में काम में लाया जा सके। लेकिन उसके जख्म इतने गहरे थे कि कुछ ही देर नृत्य करने के बाद वह थक
थक कर बेहोश हो जाया करती थी। मीना बेगम हिना के इस हालत से परेशान हो चुकी थी, लेकिन उसे बेकार भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसकी कीमत सिर्फ 500 रुपये रख दी थी। मीना बेगम जानती थी कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ, जो हितेश की वजह से उनके कोठे तक पहुंचा था। इसी कारण उन्होंने जानबूझकर मेरे सामने हिना को पेश किया। मैं उसकी खूबसूरत शक्ल देखकर उस पर मर मिटा और जब 500 रुपये की कीमत सुनी तो फौरन ही उसे अपने घर ले आया। हिना लगातार रो रही थी और वह कह रही थी कि अगर उसकी माँ घर छोड़कर नहीं जाती और उसके पिता उसकी माँ को इज्जत देकर अपने घर में पनाह देते तो शायद आज वह इस दरिंदगी का शिकार ना बनी होती। मैंने हिना से कहा कि अगर वह चाहे तो मैं उसे मीना बेगम की हवेली से हमेशा के लिए आज़ाद करवा कर उसके घर उसकी माँ के पास भेज सकता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराई और कहने लगी कि उसका वजूद अब किसी काबिल नहीं रहा, यहाँ तक कि वह माँ भी नहीं बन सकती, तो फिर पलटकर वापस जाने का क्या फ़ायदा। उसकी माँ तो बहुत पहले ही उसे उसके पिता के रहम और करम पर छोड़ चुकी थी, तो अब वह उसे कैसे अपनाएगी। वह वापस मीना बेगम की हवेली जाना चाहती थी। मैं खुद उसे मीना बेगम की हवेली छोड़ आया, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि अब कोई भी मर्द उसके वजूद को निशाना नहीं बना सकता। उसे छोड़कर मैं सीधा सोनम के घर पहुंचा, जहां वह रो रो कर अपना चेहरा सुजा चुकी थी। मुझे देखते ही उसने मोहब्बत से मुंह फेर लिया और कहने लगी, अब क्यों आए हो, अपने घर में आराम से रहो। मैंने मोहब्बत से सोनम को अपने सीने से लगाया और कहा, आज के बाद मेरा सारा वक्त तुम्हारा है। मुझे एहसास हो गया था कि एक औरत केवल अपने घर की चार दीवारी में ही महफूज होती है, वरना बाहर की दुनिया तो ऐसे दरिंदों से भरी पड़ी है जो मासूम औरत के वजूद को नोच डालते हैं। मेरा और सोनम का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन मेरे उसे वक्त न देने और उसकी जल्दी गुस्सा हो जाने की वजह से इस रिश्ते की खूबसूरती ख़त्म हो गई थी। मैंने सोनम से वादा किया कि अब मैं उसे अपना सारा वक्त दूंगा और उससे भी वादा लिया कि वह भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करेगी, बल्कि मेरी गलतियों और कमियों को नज़रअंदाज कर देगी। जिंदगी की असली खूबसूरती इसी में है कि जिनसे मोहब्बत की जाए, उनकी गलतियों को सुधारा जाए और उनकी कमियों को अपनाया जाए। आज हमारी शादी को 1 साल पूरा हो गया है और मैं सोनम के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता रहा हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही नई दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।